ओके चलो, तो जो अगला क्वेश्चन है जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का, कौन सा स्टार्ट करना है? 21st। तो 21st में ये लिखा है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन द बैंक अकाउंट 8000। मतलब जो क्लाइंट है जिससे पैसा आना था उसने अपना पैसा डायरेक्टली कहाँ डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा बताइए? डेट, डेट बोल सकते हो तुम लोग? 21st ऑफ अप्रैल 2025, बैंक अकाउंट डेबिट टू 21st ऑफ अप्रैल 22, बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे पैसा आया बताइए? तो राजास अकाउंट क्रेडिट। कितना हो जाएगा बैंक में डेबिट बताइए? सो इट विल बी 8000 डेबिट एंड 8000 क्रेडिट। क्या एंट्री लिखोगे? बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजा एंड, इज दैट क्लियर? ओके, नरेशन के बाद अगला हम चेक कर रहे हैं 23rd का। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मिस लाल एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस वाज 700। पहले समझ लो बैंक ड्राफ्ट होता क्या है। देखो अगर है ना मैं किसी को चेक दूं तो उसको एक डर होता है। क्या डर होता है? कि वो चेक बाउंस ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट बैंक ने क्या किया, एक फैसिलिटी दी है। क्या फैसिलिटी दी है? कि मैं चेक नहीं दूंगा, मैं बैंक ड्राफ्ट दूंगा। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है मैं समझाता हूँ। सपोज पर्सन ए को कुछ पैसा देना है पर्सन बी को, तो पर्सन ए बैंक में जाएगा और बोलेगा कि पर्सन बी के नाम पे चेक मत बनाओ, बैंक ड्राफ्ट बनाओ। उससे होगा क्या? बैंक पहले से इसके अकाउंट चेक करेगा, उसमें बैलेंस चेक करेगा, पैसा ऑलरेडी उसके अकाउंट से क्या कर दिया जाएगा? कट दिया जाएगा, और फिर एक ड्राफ्ट बनता है। और जैसे ये ड्राफ्ट पर्सन बी को मिलेगा, पर्सन बी को अकाउंट में तुरंत पैसा आ जाएगा। क्या इसमें चेक बाउंस होने के चांसेस है? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पैसा कटने के बाद ही वो ड्राफ्ट इशू होता है। बस यही फर्क है। तो चेक सिस्टम में एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि चेक ये इसको देगी पर्सन ए पर्सन बी को, तो पर्सन बी जब वो चेक मुझे आके देगा फिर चेक करूंगा उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, और नहीं हुआ तो फिर इसका चेक क्या हो सकता है? बाउंस। पहले चेक इशू होता है फिर बैंक में बैलेंस चेक होता है। बैंक ड्राफ्ट में उल्टा है, पहले बैंक बैलेंस दिखेगा फिर ड्राफ्ट बनेगा और फिर ड्राफ्ट इशू होगा। आया समझ? फर्क कुछ नहीं है। तो चलिए हमने क्या किया, बैंक ड्राफ्ट इशू किया, मतलब पैसा बैंक से कट गया। किसके नाम पे बताओ? ऑब्वियसली। अच्छा, बैंक ने कुछ चार्जेस ले, क्या बैंक चार्जेस लेगा? हाँ लेगा ना। क्यों लेगा बैंक चार्जेस? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट इशू करके दे रहा है, तो एक सर्विस है, और इस सर्विस का बैंक क्या ले रहा है बताइए? पैसे। क्या चीज क्लियर? समझ आया? तो इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनो। डेट क्या है बता सकते हो? 23 अप्रैल 22। पैसा आया या पैसा गया? पैसा इशू किया है, मतलब पैसा गया, क्योंकि किसी के नाम पे ड्राफ्ट इशू किया है। जब हम किसी को इशू करते हैं मतलब पैसा हम अपना दे रहे हैं, तो पैसा गया। कितना पैसा गया गाइस? पहला 5000 तो गया लाल एंड सन्स के नाम पे, पर बैंक ने कुछ चार्जेस भी तो लिए। कितना लिया? तो कितना पैसा गया बताइए? 5700। उसमें मिस लाल एंड सन्स को कितना दिया? 5000। बाकी किस बात का पैसा कटा फिर? 700। बैंक चार्जेस। क्या कटा बताइए? बैंक चार्जेस। समझ आया? अब याद रखना बैंक चार्जेस क्या होता है? खर्चा, और खर्चा हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। क्या ये चीज क्लियर? याद है ना जनरल एंट्री? क्या आया वो डेबिट, क्या गया वो क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस आर डेबिट, लायबिलिटी इनकम आर क्रेडिट। क्या ये चीज क्लियर? मंत्र याद रख लो। 28 अप्रैल, a bill of exchange of how much? 4000, due of for 1 month, discounted from bank for 3800। इसको स्टार मार्क कर दो, बहुत ही अच्छी एंट्री है, एग्जाम में पूछेंगे। उसको समझते हैं पहले। इस एंट्री को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए, सपोज ये एक सेलर है और ये हमारा एक बायर है। बायर ने, सेलर ने बायर को क्या बेचा? गुड्स। किस पे बेचा? क्रेडिट पे। याद है जब गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, यस गाइस, सेलर ने बायर को क्या बेचा? गुड्स क्रेडिट। तो सेलर के बुक्स में ये क्या ट्रीट किया जाएगा बताइए?
डेटर, प्रोवाइडेड उसने कौन सा प्रॉमिस किया हो, ओरल। पर याद है रिटर्न प्रॉमिस भी होता है, और रिटर्न प्रॉमिस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कम ऑन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। तो इसने ओरल प्रॉमिस नहीं किया, इसने लिख के प्रॉमिस दिया। क्या प्रॉमिस दिया कि सपोज इसने गुड्स बेचा होगा 1 अप्रैल 2025 और लिख के प्रॉमिस दिया कि 3 जुलाई 2025 को मैं इसका पेमेंट, और उसके नाम पे एक क्या बना दिया बताइए, बिल्स रिसीवेबल। यहां तक तो कोई डाउट है, क्लियर। अब मुझे बताओ इसको पेमेंट कब आएगा, 3 जुलाई 2000 पर मुझे आज पैसा चाहिए। आज क्या तारीख है, आज तारीख है 20 अप्रैल 2025। अभी टाइम है कि नहीं है, बहुत टाइम है, बट मुझे पेमेंट आज चाहिए। तो मैं क्या करूं, तो मैं जा सकता हूं बैंक के पास। किसके पास जा सकता हूं, बैंक के पास। तो मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला देखो ये बिल्स रिसीवेबल है। देखो बिल्स रिसीवेबल इज अ वेरी क्या बोलते हैं इसको, कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोग जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ना गवर्नमेंट की नोटरी के अगेंस्ट हो सकता है। इसके सामने ये जो है अगर डिफॉल्ट करता है तो इसको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो कोई बिल्स रिसीवेबल को डिफॉल्ट, तो वो इंस्ट्रूमेंट पे लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा होता है, तो बैंक को भी होगा। तो बैंक के पास गया, मैंने बोला देखो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा है, इस बिल के अगेंस्ट मुझे कितना पैसा आना बाकी है, लेट्स से मैंने 50,000 में ये बिल बेचा है। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं लेने को तैयार हूं, मैं आज ही पे करूंगा। पर क्या आज मैं पूरा 50,000 दूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 1.5 महीने के बाद मुझे पेमेंट आ रहा है, तो उसका मैं क्या काटूंगा, इंटरेस्ट, जिसको ये लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, मतलब बिल 50,000 का है पर बैंक इसको खाली कितना देगा बताइए, लेट्स से 47,500। सवाल है कि बैंक ने क्यों पैसा काटा, क्योंकि बैंक अर्ली पेमेंट कर रहा है, तो उसका क्या चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट। वो जो डिस्काउंट है उसे हम क्या बोलते हैं, 2500। क्या चीज क्लियर हुआ, समझ आया। तो एग्जाम में जब भी पूछे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विद बैंक, मतलब समझ आया कि जो बिल्स रिसीवेबल था वो किसको दे दिया, बैंक को। और अब उसके अगेंस्ट पैसा तो आया है पर पूरा नहीं आएगा, बैंक क्या चार्ज करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस। किसका लॉस हुआ, मेरा लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये पेमेंट 1.5 महीने बाद आता, मुझे आज ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली 2500 रुपए पहले मिल रहे हैं ना, काटा। देखो टाइम का इंटरेस्ट लगता है, 1.5 महीने पहले वो पेमेंट दे रहा है, तो बैंक भी तो फायदे में कुछ चाहिए ना। बैंक की किस बात का सर्विस दे रहा है, फिर बैंक बोलेगा मैं तुम्हें 47,500 में दूंगा, तब मुझे 50,000 मिलेगा, तो ही तो मैंने क्या कमाया, 2500 का इंटरेस्ट। वही तो मेरा काम है, टाइम का पैसा है और क्या, राइट। तुम जितने टाइम तक पैसा यूज करोगे उतने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा। तेरे को नहीं देगा, यस। इसको ही कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बैंक, यस। इज दैट क्लियर, समझ आया, राइट। अब एंट्री देखो, क्या तारीख है, ट्रांजैक्शन देखो पहले, सॉरी 28 को। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर हाउ मच, 3,800। कौन सी तारीख था, 28 अप्रैल 22। क्या गया मेरे बुक से, गुड्स थोड़ी गए, बीआर गया, बिल्स रिसीवेबल। क्या गया मेरे बुक से, बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल था, 4,000 का। उसके बदले कितना आया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया, 3,800। कितना नहीं आया, वो क्या चीज का है बताइए, बैंक चार्जेस। क्या ये समझ आया सर। बैंक चार्जेस को हमने लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो बाय डिफॉल्ट किधर आएगा, डेबिट ही आएगा ना। देखो मैं बहुत सिंपल है, क्या गया, बीआर गया, क्या आया, बैंक में आया। बैंक में खाली कितना आया था, 3,800, तो बाय डिफॉल्ट लेके 200 किधर जाएगा, डेबिट साइड। फिर अपने आप को कंफर्म कर लो, बैंक चार्जेस इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। क्या चीज क्लियर, समझ आया, ग्रेट। नेक्स्ट, गाइस नरेशन लिख रहे हो ना, बिंग बिल्स डिस्काउंटेड विथ बैंक, बिंग बिल्स डिस्काउंटेड विथ बैंक। चलिए अगला, अप्रैल 30, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1,000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आफ्टर बैंकिंग आवर्स, मतलब बैंक में क्रेडिट नहीं होगा। क्या वर्ड लिखेंगे, चेक इन हैंड। याद है मैंने पहले तुम्हें क्या बोला था, इधर ध्यान दो पहले।
गाइस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, घर जाओ उसके टाइम या थोड़ी देर मैं जब बोलूँ तब, जब मैं ये समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा ध्यान दो। राइट सर, याद है मैंने क्या कहा था, जब चेक इन हैंड आता है तो क्या चेक करने का अगले दिन जमा हुआ है कि नहीं। अगर अगले दिन जमा हो रहा है तो आज के दिन तुम क्या वर्ड लिखोगे, चेक इन हैंड। आप बैंक वर्ड यूज, पर अगर ऐसा लिखा हो रिसीव्ड अ चेक ऑफ 10,000 फ्रॉम श्याम, ऐसा लिखा है बट नीचे कहीं नहीं लिखा है कि चेक डिपॉजिट किया है, तो क्या अज्यूम करोगे उसी दिन चेक में जमा हो गया है और बैंक लिखते हैं। समझ आया। राइट पर यहां पे क्या हुआ, आफ्टर बैंकिंग आवर्स लिखा है। अब आफ्टर बैंकिंग आवर्स मतलब ये क्लियरली कहना चाह रहा है कि बैंक में पैसा आज जमा, तो आज क्या लिखोगे वर्ड, चेक इन हैंड। समझ आ गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड कितना, किससे आया चेक बताइए, शाम से। कौन सी तारीख, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल 2022 क्या आया, चेक आया। तो चेक इन हैंड किससे आया, शाम से आया। कितना अमाउंट का आया, 1,000 डेबिट 1,000 क्रेडिट। आई थिंक समझ आ रहा है ना, कुछ चीजें तो बहुत इजी है, डेबिट क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। गुड सोल्ड फॉर कितना, एंड हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब 3500 बैंक में डिपॉजिट किया और 3500 कैश। अच्छा क्या सर इसकी एक एंट्री होती है या दो, डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में क्या है। हम दो एंट्री करेंगे। क्यों दो एंट्री करेंगे, बिकॉज दैट इज सब, दो एंट्री में कोई गलती नहीं है। अगर आप एक एंट्री करो क्या पता तुम्हारी स्कूल एक्सेप्ट, दो कंट्री तो सब एक्सेप्ट करेंगे। क्या इज क्लियर। तो पहली बात हुआ क्या है, तारीख बता सकते हो, 30 अप्रैल 2022 क्या गया इतना बता दो। तो क्या वर्ड यूज आएगा, टू सेल्स। कितने का सेल्स हुआ, 7,000। कितना कैश आया, कैश में पूरा पैसा आया, कितना आया 7,000। ये होगी पहली एंट्री। अब हम कौन सी एंट्री पास करेंगे बताइए, दूसरी एंट्री, जो कि होगा 30 अप्रैल 2022। अब वो आधा कैश हम क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा। तो क्या गया बताइए, कैश गया। क्या आया बताइए, बैंक आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 3,500 3,500। क्या ये पूरी समझ आए। आई एज्यूम तुम वो एंट्रीज कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो एक पेज का दूसरे पेज में, टोटल ऐसे ही नहीं कर रहे हो। क्या ये पूरी एंट्री समझ आई, बहुत अच्छा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, क्या यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब स्टार्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। ओके अब ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान से सुनना। एक फर्म में जब भी गुड्स आता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। एक फर्म में जब गुड्स जाता है, ओके जब भी गुड्स फर्म से जाता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। सही बात है, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुड्स जब जाता है ना तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेल्स हो। तो फिर और क्या पर्पस के लिए जाता है, जैसे गुड्स सैंपल के लिए चला गया, सैंपल में भी तो बेच सकते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। फिर गुड्स चोरी भी हो सकती है, तो वो भी तो गुड्स गया। आग भी लग सकती है, राइट। तो गुड्स जब फर्म से जाता है और उसका कारण कोई भी और हो अदर देन सेल्स, तो वो कारण जब भी हो तो हम क्रेडिट में सेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्रेडिट वर्ड क्या यूज करेंगे, टू परचेस। क्या वर्ड यूज करेंगे बताइए, टू परचेस। इसका मतलब क्या, कि जब भी गुड्स में, जब भी फर्म में से क्या चला जाता है बताइए, गुड्स, तो जनरली हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। पर अगर आपने सेल के लिए नहीं किया, मतलब बेचने के लिए नहीं किया, कुछ और पर्पस के लिए किया है, तो क्रेडिट में हम सेल्स यूज नहीं करेंगे, वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज। कहने का मतलब क्या, जब गुड्स आया तो परचेज यूज किया। तो अगर आपका गुड्स जा रहा है और उसका पर्पस सेल्स नहीं है, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो कभी परचेज था ही नहीं। समझ आया, मैं समझाता हूं। अज्यूम करो मैंने 500 का गुड्स खरीदा, तो डेबिट में क्या लिखता, परचेज 500 टू कैश 500। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। अब मैंने ना इसमें से 200 का जो गुड्स है ना,
वो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजा, सैंपल के लिए भेजा। तो मैं क्या करूंगा पता है, क्रेडिट में जब गुड्स गया तो वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, परचेज, और डेबिट में क्या लिख रहा हूं बताइए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्या वर्ड यूज करूंगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट, 200 200। अब इस लाइन का इंटरप्रिटेशन समझो। ये जर्नल एंट्री क्या कह रही है कि जब आपका गुड्स जा रहा है और उसका पर्पस सेल्स नहीं है, तो आपने उतना अमाउंट परचेज में क्रेडिट किया, मतलब परचेज अभी आपका 500 नहीं है, परचेज खाली आपका कितना है, 300। क्योंकि वो आपका परचेज है ही नहीं, वो आपका कौन सा एक खर्चा है बताइए, एडवर्टाइजमेंट। परचेज का एक ही पर्पस है, परचेज करने का पर्पस क्या होता है, गुड्स का सेल होना। पर अगर गुड्स का सेल नहीं हो रहा है तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि गुड्स आपने कभी परचेज किया ही नहीं था, आपने गुड्स को क्यों खरीदा था बताइए, फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। समझ आया। हाँ, हमने क्या कर दिया, उसमें से 200 अमाउंट परचेज से हटा के कहाँ ट्रांसफर कर दिया बताइए, एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि वो परचेज ही नहीं किया है। क्योंकि परचेज का तो एक ही इंटेंशन है, और वो क्या इंटेंशन है बताइए, सेल्स। तो अगर आपने कोई चीज परचेज किया है और उसका इंटेंशन आपका सेल्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या अज्यूम करोगे कि वो खर्चा परचेज में से हटा दो और उस पर्टिकुलर खर्चे में डाल दो। तो समझ आया। तो जनरली गुड्स आता है तो क्या होता है, वो गुड्स जाता है तो वो क्या होता है, सेल। पर अगर आपका कोई और पर्पस के लिए जा रहा है तो वो परचेज में से हटा के उस पर्पस में ट्रांसफर कर दो। क्या चीज क्लियर, इसी को हम अभी हम करेंगे। अरे अरे, चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। सर गुड्स गया बुक्स में से, हाँ। तो जब भी गुड्स बुक्स में से गया पर उसका पर्पस सेल्स नहीं है, तो वो कहाँ से हटा देंगे बताइए, टू परचेस। समझ आया। और गुड्स कौन ले गया, ओनर। तो वर्ड क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बताइए, 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट। सर ये समझ आया। क्या ये क्लियर हुआ। हाँ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि सर आपने वो आइटम परचेज से हटा के वो कहां ट्रांसफर कर दी बताइए, ड्राइंग्स। क्लियर। अगला, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हाउ मच, 500। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हाउ मच, कौन सी तारीख है बताइए, गुड्स तो गया, तो डेबिट में क्या लिखूंगा बताइए, टू परचेज, और इधर डेबिट में क्या लिखूंगा बताइए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अच्छा, गुड्स गिवन एज सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना अमाउंट है बताइए, 500 डेबिट, 500 क्रेडिट, 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। सर समझ आया, क्लियर। तीसरा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, कौन सी तारीख, यस। गुड्स जा रहा है, उसका पर्पस परचेज नहीं है, सेल्स नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो परचेज में से हट के उस पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहां पे भी वर्ड क्या आएगा बताइए, क्रेडिट में टू परचेज, और डेबिट में क्या वर्ड आएगा बताइए, चैरिटी अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। डेबिट कितना, 300, क्रेडिट कितना, 300। इजी। ओके, 4 अप्रैल, ध्यान से सुनना, ये अच्छी एंट्री है, इसको स्टार मार्क कर दो। क्या है ये एंट्री, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5000। एक टिम्बर यूज किया फॉर मेकिंग व्हाट, ऑफिस फर्नीचर, कितना अमाउंट है, 5000। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो जनरली हमने टिम्बर क्यों खरीदा था, बेचने के लिए। पर यहाँ पे टिम्बर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, फर्नीचर। मतलब बेचने के लिए नहीं कर रहे हो आप, क्या पर्पस के लिए कर रहे हो, यूज करने के लिए। क्या पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिट क्या हो जाएगा बताइए, टू परचेस, और डेबिट में क्या लिखूंगा वर्ड, फर्नीचर। क्यों फर्नीचर, क्योंकि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए। क्या डेट है बताइए, 4 अप्रैल 22। क्या अमाउंट है,
5,000 डेबिट, 5,000 क्रेडिट। नेक्स्ट 5th अप्रैल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,500। अब इसका मतलब क्या हुआ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,500? सर गुड्स गया तो सही बट फायर की वजह से, तो एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, कौन सी डेट को है, 5th अप्रैल 22। क्रेडिट में क्या लिखूंगा वर्ड, और डेबिट में क्या लिखूंगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, ये वर्ड यूज होता है, गुड लॉस्ट बाय फायर। कितना अमाउंट है बताइए, 3,500, 3,500। सर समझ आया? लास्ट एंट्री गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसकी भी सेम ही होगी, गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस। मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहा होता है, तब गिर गया, कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गई, तो क्या लिखोगे, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट टू परचेस। कहने का कंक्लूजन क्या है कि गुड्स जब भी जाता है तो सेल्स होता है, बट उसका कोई और पर्पस हो तो क्रेडिट में हमेशा क्या बढ़ा जाएगा, परचेज, और जिस पर्पस के लिए वो गया उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या चीज क्लियर, समझ आया? ओके क्या इस तरह का क्वेश्चन डन? शुरुआत हमने कौन सी एंट्री से की थी, नॉर्मल, फिर हमने कौन सी एंट्री की, कंपाउंड, फिर हमने कौन से किए, बैंक ट्रांजैक्शन, फिर अब हमने कौन से किए, जब गुड्स जाता है बुक से बट उसका पर्पस सेल्स नहीं हो, चाहे वो ट्रांजिट में हो, फायर में हो, चैरिटी में हो, ओनर्स लेके जाए, या एडवर्टाइजमेंट हो। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक एग्जांपल समझना है। चलिए सपोज मैं एक मशीन खरीदता हूं जो कि है 1 लाख की। तो जब मैं मशीन खरीद रहा हूं 1 लाख की, ओके, सपोज आपने एक मशीन खरीदी है 1 लाख की, क्या एंट्री होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? अब क्या हुआ कि सर ये मशीन तो मैंने खरीद ली, पर इस मशीन को एक जगह से मेरी ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा, तो इस ऑफिस में पहुंचाने का मेरा कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया। कितना आया ट्रांसपोर्टेशन का, लेट्स से 10,000, ठीक है। फिर वो मशीन वहां से, ऑफिस बहुत भारी मशीन थी, तो मुझे कुछ लेबर चार्ज लगे, लेबर चार्ज कितना लगा, 2,000, ठीक है। फिर वो मशीन उठा के वो वहाँ लेके आए, फिर उसको इंस्टॉल करना था, सब इक्विपमेंट्स को जोड़ने थे, तो कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 3,000। इन सब की क्या एंट्री होगी? अब सवाल है कि सर ये मेरे एक्सपेंस है या एसेट है? द आंसर इज, अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब तक वो मशीन आपके रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक वो सारा कॉस्ट किस में ऐड करोगे, मशीन में। किस में ऐड करोगे, मशीन। मतलब मशीन खरीदी उससे डिसाइड नहीं होगा कि मशीन का कॉस्ट कितना है, मशीन जब तक आपके बुक्स में यूज ना हो जाए तब तक उसके सारे खर्चे वो मशीन के ही होंगे। समझ आया? जिसका मतलब ये हुआ कि मशीन जरूर आपने 1 लाख की खरीदी है, पर यूज करने के टाइम आपका टोटल खर्चा कितना आ गया बताइए, 15,000, और तो टोटल मशीन का खर्चा कितना आया, 1,15,000। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि आपको ये चेक करना है कि क्या आप आपकी कोई भी एसेट आप खरीदते हो उसके कौन से कॉस्ट तक आप गिनोगे, जब तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये सब खर्चे के बिना क्या वो एसेट आप यूज कर पाते, तो ऑटोमेटिकली वो मशीन पाने का ही खर्चा है। क्या चीज क्लियर? तो याद रखना, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक वो आप कॉस्ट किस में गिनोगे बताइए, मशीन में। सर ये समझ आया? क्लियर? ओके। अब एक और कॉन्सेप्ट, इस मशीन में ना 1 साल हो गया था, इस पार्ट पे कुछ डिफेक्ट आया। डिफेक्ट मतलब कुछ वायरिंग वायरिंग लूज हो गई होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पावर कनेक्शन नहीं आ रहा। मैंने एक बंदे को बुलाया, उसने इस मशीन पे 3,000 का खर्चा किया। इस खर्चे को मैं रिपेयरिंग बोलूंगा या मशीनरी में ऐड करूंगा? द आंसर इज रिपेयरिंग। क्यों? क्योंकि, अच्छा एक और एग्जांपल दो, उससे और समझ आएगा। ये तो ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ,
कि ना मुझे इस मशीन में इसकी कैपेसिटी जो थी वो एक साथ 1 लाख कपड़े सील सकती है। इस मशीन में 1 लाख कपड़े को आप प्रोसेस कर सकते हो। अब मेरे को एक मार्केट में एक नया डिवाइस आया या मार्केट में आया कि अगर बाजू में आप इंस्टॉल कर दो तो इसकी कैपेसिटी 1 लाख से 1,20,000 हो जाएगी। तो ये जो एडिशनल आपने जो खर्चा किया है ना, वो रिपेयरिंग खर्चा नहीं है, उसे हम मशीनरी का ही पार्ट लेंगे। क्यों मशीनरी का पार्ट लेंगे? क्योंकि मशीन की कैपेसिटी ही क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप एक बार कोई एसेट लेते हो, उसके ऊपर जो भी खर्चा करते हो वो जनरली रिपेयरिंग होता है, बट अगर उस खर्चे से कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो किस में ऐड हो जाएगा, उस पर्टिकुलर एसेट में। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और। फॉर एग्जांपल मैंने एक घर बनाया, एक घर बनाया, इस घर पे मेरा 10 लाख का खर्चा आया, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, जो भी खर्चे। हर साल मैं इस पे पेंट का खर्चा कराता हूँ। कौन सा खर्चा होगा ये रिपेयरिंग खर्चा है, बिल्डिंग के ऊपर पेंट कराना रिपेयरिंग का। कोई मशीन की कैपेसिटी बढ़ी क्या? नहीं। प्लम्बिंग का काम कराता हूँ, रिपेयरिंग। मैंने ना इस माले में एक और माला बना दिया, बिल्डिंग की कैपेसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का। अब आया समझ? तो दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला, मशीनरी जब तक उसकी यूज कंडीशन में ना आ जाए तब तक ये सारे खर्चे उस पर्टिकुलर एसेट में ही ऐड होगा। और दूसरा, एक बार मशीन ला दी, उसके ऊपर जनरली जो भी खर्चा होता है वो कौन से में जाता है, रिपेयर। बट ओनली वन एक्सेप्शन, अगर उसे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो वापस वो एसेट में क्या कर दोगे, ऐड। अगर अब कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? ओके चलो। चलिए फर्स्ट, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। तो क्या हो जाएगा, क्या जा रहा है बताइए बुक्स में से, टू कैश अकाउंट, और क्या डेबिट करोगे बताइए, रिपेयरिंग अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, और क्या लिखोगे एंट्री, बिंग अमाउंट स्पेंड फॉर रिपेयरिंग ऑफ मशीनरी। दूसरा, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, क्या गया बताइए बुक्स में से, कैश गया, क्या आया बुक्स में, मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट लिखोगे बताइए, 42,500, 42,500। पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी। सर फ्रेट क्या होता है, जब मशीनरी को लाने का खर्चा। दूसरा कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। सर ये मशीनरी लाने तक का खर्चा है। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है, देखो कैरेज क्या होता है कि वहां से यहां तक का लाने का, राइट। तो उसमें लोडिंग चार्जेस होते हैं, अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, और फ्रेट एक ही वर्ड है, फ्रेट एंड कैरेज, उसमें सारा खर्चा आ गया, अलग अलग खर्चे नहीं है। फ्रेट एंड कैरेज बोल दिया जिसमें सब आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, सब आ गया। सर ये मशीनरी में ऐड करूँ या फ्रेट एंड कैरेज में करूँ? क्यों मशीनरी में? अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई है। क्या चीज क्लियर? तो क्या है, किस में ऐड करूंगा बताइए, मशीनरी, क्योंकि अभी तक वो इंस्टॉल। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2500 डेबिट, 2500 क्रेडिट। क्या लिखोगे वर्ड, बीइंग फ्रेट incurred फॉर बाइंग द, फॉर नहीं, बीइंग फ्रेट incurred ऑन द मशीनरी। फोर्थ, सर इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या करूं, मशीनरी में, क्योंकि अभी तक मशीनरी यूज पे नहीं आई है। अरे समझ आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना डेबिट करूंगा बताइए, 5000 डेबिट, 5000 क्रेडिट। इज दैट क्लियर? परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, अरे सेकेंड हैंड खरीदो या फर्स्ट हैंड करो, मशीनरी तो अपने बुक्स में मशीनरी होगी, तो इधर भी एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगी बताइए, कौन सी तारीख है? तो वापस वर्ड क्या आएगा बताइए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट गाइस बताइए,
कैश अकाउंट कितना अमाउंट होगा बताइए? 18,000 और 18,000। नेक्स्ट इज पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीनरी 2500। सर क्या इसमें मशीनरी में डालूं या रिपेयरिंग में डालूं? रिपेयरिंग में। क्या चीज क्लियर? क्योंकि एक बार मशीन ला दी, उसके ऊपर जो भी खर्चा है वो रिपेयरिंग होता है, तो वो रिपेयरिंग में ही जाता है, अनलेस वो आपकी क्या बढ़ा देता है बताइए? कैपेसिटी। तो क्या लिखोगे 6 अप्रैल की एंट्री? रिपेयरिंग टू कैश अकाउंट 2500 डेबिट 2500 क्रेडिट। सर समझ गए? क्लियर?